Hello student, this is the continuation of the previous video. Now further we'll continue this chapter sex ratio. Open page number 47. Sex ratio can be defined as the number of females per 1000 males. The sex ratio has been reducing consistently since 1951. सो सेक्स रेशियो यानी कितने मेल्स और कितने फीमेल्स है। हर 1000 लड़के पे लड़कियां कम होती जाती है। सो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इज डिफाइंड एज सेक्स रेशियो एंड ये सब सेक्स रेशियो रिड्यूस होता जा रहा है सिंस 1951। अगर लड़कियां कम होती जाती है तो आगे जाके शादी नहीं हो पाएगी और अर्थ कैसे चढ़ेगा। लड़कियों के अगेंस्ट कितने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इसी के कारण सब लड़कियों की जाति कम होती जा रही है। बिलो द टेबल इज गिवन ऑफ द सेंसस ऑफ सेक्स रेशियो ऑफ 2011। स्टेट वाइज इट इज़ गिवन Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Kerala, West Bengal. In that number of females per 1000 males कितने हैं वो दिया गया है और लास्ट में रेड अलर्ट बताया गया है कि कहाँ पे बहुत कम है तो अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, राजकोट और कच्छ। देन गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड। सो गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चालू किया गया है ताकि लड़कियों को बचाया जाए और उनकी जान नहीं ली जाए। नाउ पेज नंबर 48। लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं। The development of any country depends on the literacy rate of that country. Literacy is the important criteria to measure the standard of living of population and its social development. Literacy is also the key to economic development of any nation. So, developing country के लिए literacy rate बहुत important है। कंट्री डेवलप तब होगी जब लोग पढ़े लिखे होंगे। सोशल डेवलपमेंट भी उस पर निर्भर करता है। कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री कितनी डेवलप्ड है वो लिटरेसी पे डिपेंड होता है और इसीलिए बच्चों आपको आपके पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं। द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी was fixed at the time of census of 1991. According to it, any individual who is 6 years or above and who can read, write and understand any one language may be considered as literate. The literacy rate in India has been increasing consistently, which is a positive sign. Then कोई भी इंसान लिटरेसी का डेफिनेशन क्या है तो कोई भी इंसान या छोटा बच्चा जो 6 इयर्स का है और जो कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, उसको हम लिटरेट मानते हैं। और ये लिटरेट जो है ये पॉजिटिव साइन है कि हमारे देश में लोग पढ़ने लगे हैं। एंड बिलो द टेबल इज़ गिवन in which the year is given and in that total how many males and females they are there, how many are literate. According to the state also it is given that how many males are literate and how many females are literate. Then things to know. After the criteria for literacy rate has been fixed in 1991, if we think about the population above 6 years and calculate the literacy rate, it has shown an upward graph. So अगर हम ग्राफ देखें तो समय के साथ
पढ़े लिखे लोग की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। नाउ पेज नंबर 49. On page number 49, the table is given of top 5 districts in terms of literacy. कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मेल और फीमेल? तो अहमदाबाद, सूरत, आनंद, गांधीनगर एंड खेड़ा. Then comes occupational structure. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी धंधा रोजगार, लोग कैसे पैसे कमाते हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. एनी पर्सन इन द कंट्री engaged in any kind of economic activity is included in the occupational group. It is divided into earning population, dependent population. The earning population is constantly increasing due to rapid industrialization in the country. So जैसे आपके घर में, आपके फैमिली में फादर जो है वो कमाते हैं और बाकी के लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हुए. इसी तरह से दो तरीके में ये ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को बांट दिया गया है. ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो आज के समय में, और वो है ऑक्यूपेशनल ग्रुप. लेकिन आज के समय में जो आपकी मदर है वो भी काम पे जाती है, भाई बहन भी सब जॉब करते हैं, तो this has become earning population and this has increased, earning population has increased. Then change in the population composition. population composition में दो तरह के changes है, एक है quantitative changes और दूसरा है qualitative changes. The quantitative changes, sometimes we notice a rise or fall in the population. This happens due to the population growth and migration of people. The condition leading to a quantitative changes are landlessness, low per head land ratio, urbanization, as well as social and administrative reason. So quantitative पॉपुलेशन जो चेंजेस है, तो पॉपुलेशन घटती जाती है या तो बढ़ती जाती है, राइज और फॉल होता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं जॉब की तलाश में, या तो उनके पास ज़मीन नहीं होती है, और इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता या घटता रहता है. देन क्वालिटेटिव चेंजेस, the changes observed in the levels of health and education indicate qualitative changes. It alters the way of thinking and behavior as well as style and standard of living. The other factors responsible for qualitative changes are dedication, hard work, patriotism, enthusiasm, courage, etc. And these factors bring about socio-cultural changes. तो क्वालिटेटिव चेंजेस यानी आज के समय में क्वालिटी कब चेंज होती है? जब इंसान पढ़ने लगता है, जॉब करता है, हार्ड वर्क करता है, उसमें हिम्मत आती है, उसका उत्साह बढ़ता है, ये सब से उसकी सोच, उसकी जो थिंकिंग है वो बदल जाती है और इंसान भी बदल जाता है. एंड ऑल दिस फैक्टर्स ब्रिंग सोशियो कल्चरल चेंजेस. देन रिलीजियस ग्रुप. इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट. People who follow different religion stay together here. Among all the religions, Hindus are in majority, followed by Muslims, Christians, Sikh, Buddhists, Jains, Parsis, etc. Now secular, India is a secular state, यानी किसी भी एक धर्म को नहीं बल्कि सभी धर्म को हम सभी धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, सभी धर्म को हम रिस्पेक्ट करते हैं. एंड पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग भी एक साथ रहते हैं. हिंदूज मेजॉरिटी में है और दूसरे धर्म वाले लोग उसको फॉलो करते हैं.
फिर भी सब मिलजुल के रहते हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप, India is a large country with the diversity as its prime characteristic. Currently, there are 22 languages recognized by our constitution. Hindi and English are the two official languages. The states have been formed on the basis of languages. Then linguistic यानी भाषा, भाषा के आधार पर है स्टेट बने हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, बंगाल में बंगाली। जितने भी स्टेट बने हैं वो भाषा के आधार पर ही बने हैं। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री, एकता विविधता में एकता, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। एंड देर आर 22 लैंग्वेजेस, हमारे बंधारण में 22 लैंग्वेजेस है। एंड उनमें से हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 50। हेल्थ स्ट्रक्चर। The health of a person can be defined as the physical, mental, emotional, social, economic, and spiritual well-being. The best level of health helps in fostering the process of national development. तो हेल्थ स्ट्रक्चर, किसी की हेल्थ, वो उसका शरीर बराबर हेल्दी होना नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग, समाज में सही नाम होना, इमोशंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर ये सब अच्छा है तो हमारा देश की तरक्की भी अच्छी तरह से होती है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज़ इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। इफ़ द ह्यूमन रिसोर्स इज़ एजुकेटेड, trained, healthy and strong, then it will foster the development of nation. तो किसी भी देश का पैसा, उसका धन, उसकी वेल्थ क्या है, तो वो है उसकी अच्छी पॉपुलेशन। अगर जितने भी लोग देश में रहते हैं वो अच्छे से पढ़े लिखे हों, ट्रेन हो, हेल्दी हो, तो देश डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। A carefully planned use of human resource builds the foundation for the development of the nation. अगर हम अपने देश की प्लानिंग उसके ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान में रख के अच्छी तरह से करें तो हमारा देश डेफिनेटली आगे जाएगा, प्रोग्रेस करेगा। To keep the pace with the developed nation, it is very important that the human resources developed. The factors that hampers the progress of a nation must be eliminated or controlled. Overpopulation is one such factor which has to be dealt with as per the population policies adopted since 1951. और ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या, एक ऐसा फैक्टर है जिससे नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है। और दूसरे डेवलप कंट्री के साथ अगर चलना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। जो ये चीज़ें देश की प्रोग्रेस के बीच में अगर आती है पॉपुलेशन, तो उसे हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नई नई पॉलिसीज़ एडॉप्ट करनी पड़ेगी। As a part of national population policy, various programs like nutritious food program, care for mother and child, pure drinking water, school, health programs, safeguarding the rights of children, etc. must reach to the grassroots level. Even the 5-year plans are made keeping the national population policy in focus. We must resolve to contribute as committed and responsible citizen towards the progress of the nation. हमारे देश में साल का प्लान बनाते हैं और बजट पास करते हैं,
तो उसको भी पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर ये सारे काम करने चाहिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल, हेल्थ, माँ और जो बच्चों है उसकी परवाह केयर करना, वो उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा न्यूट्रिशियस खाना, बच्चों के अधिकार, ये सब पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए हमें अपना योगदान देना ज़रूरी है। वी मस्ट रिजॉल्व टू कंट्रीब्यूट एज अ कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जवाबदार नागरिक की तरह काम करना पड़ेगा, तो ही हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। हेल्दी इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया। जितना इंडिया हेल्दी होगा उतना ही वो प्रॉस्परस, रिच, धनवान होगा। दैट कंट्री इज़ प्रॉस्परस whose citizens are mentally and physically prosperous। वो कंट्री हमेशा रिच होती है, प्रॉस्परस होती है, जिसके सिटीज़न, जो नागरिक, मेंटली और फिजिकली रिच हो। सो स्टूडेंट्स, here we have completed this chapter. For homework, you have to write the answers in your workbook.